दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य के रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी कि ह्यूमन का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी कि मनुष्य के अंदर सारी चीज़ों का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है यानी कि परिवहन होता है वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारा जो रक्त परिसंचरण तंत्र है या रुधिर परिसंचरण तंत्र है वो किस प्रकार से काम करता है, उसमें क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, रक्त क्या है, किस प्रकार का ऊतक है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ब्लड ग्रुप हैं, किसने खोजा था, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखना नहीं भूले, क्योंकि आज का वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिया तो रक्त परिसंचरण तंत्र आपको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं हम कि रक्त परिसंचरण होता क्या है। तो सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि हम मनुष्य हैं या जितने भी मनुष्य होते हैं उनमें या उच्च जंतुओं में या जो कशेरुकी हैं या कुछ अकशेरुकी जीव हैं उन सभी में शरीर के भीतर यानी कि बॉडी के अंदर क्या होता है कि कुछ पदार्थ होते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनको ले जाना पड़ता है। तो उन सभी पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र सुविकसित होता है, यानी कि एक पूरा सिस्टम बना हुआ होता है जो उन पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है, उसे ही रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। उसके बाद देखा जाए दोस्तों तो जो ब्लड होता है ये इसका मेन घटक होता है जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। और यही ब्लड जो है ये ऊतकों से बना हुआ एक पूरा जो है लिक्विड होता है और यही तरल रुधिर पदार्थों के परिवहन या परिसंचरण हेतु एक माध्यम यानी कि एक मीडियम होता है जो पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाता है। परिसंचरण तंत्र जो होता है उसमें रक्त के अतिरिक्त एक केंद्रीय पंप होता है जो रक्त को भेजने का, उसको बुलाने का या एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने का काम करता है। और उस पंप को जो है हृदय कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, हार्ट कहते हैं, जो कहीं से रक्त को अपने पास बुलाता है, कहीं पर रक्त को भेजता है, यानी कि जो पोषक पदार्थ हैं उनको बुलाने का, उनको भेजने का काम करता है। और रुधिर वाहिनियाँ होती हैं यानी कि ब्लड वेसल्स होती हैं और इन्हीं रुधिर वाहिनियों के भीतर जो है रक्त निरंतर प्रवाहित होता है। अब सबसे पहले अगर हम बात करें कि दोस्तों ये जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे नाम का जो एक व्यक्ति था उसने हमने बताया था कि रक्त परिसंचरण तंत्र क्या होता है। तो इसकी खोज के बारे में भी पूछा जाता है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो विलियम हार्वे जो हैं इसने इसकी खोज की थी। उसके बारे में कहा जाता है कि विलियम हार्वे ने ऐसा कहा कि दो प्रकार के जीव होते हैं और उनमें अलग अलग प्रकार के यानी कि जो बहुत सारे प्रकार के कुछ कशेरुकी हैं कुछ अकशेरुकी हैं, तो उनमें अलग अलग प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र होते हैं। तो इसने दो प्रकार उनके बताए, एक प्रकार बताया कि एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी कि दो प्रकार इसने बताए। तो इसने जो बताया कि खुला जो होता है वो किस प्रकार से होता है, बंद किस प्रकार से होता है, तो इसने बताया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें रक्त जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए नलिका या जो वाहिका है उनका प्रयोग करता है, यानी कि रक्त एक वाहिका एक पाइप के माध्यम से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाता है जिसमें बहुत सारी पाइप्स होती हैं, जैसे छोटी छोटी अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचने के लिए अनेक जो है वाहिकाएं होती हैं। तो वो सिस्टम जिसके अंदर होता है उसे बंद रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं, जैसे कि सभी जो जानवर होते हैं या स्तनधारी जो होते हैं उनमें इसी प्रकार का होता है, मानव में भी इसी प्रकार का जो रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, मत्स्य वर्ग जो है उसमें पाया जाता है, यानी कि जितने भी कशेरुकी जीव हैं उन सभी में इसी प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परंतु अगर हम देखें कि खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो है किसमें पाया जाता है, तो जब हम आर्थ्रोपोडा के बारे में हमने पढ़ा था, जैसे कि जो कीट होते हैं, मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, तो इनमें जो है खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। और जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि जो रक्त है वो ऊतकों के माध्यम से बहता है। किस माध्यम से बहता है, तो ऊतक जो होते हैं उनके माध्यम से रक्त जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो
इस बारे में जो है विलियम हार्वे ने हमें बताया। उसके बाद अगर देखा जाए दोस्तों तो जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसमें सबसे मेन चीज जो होती है होता है ब्लड, यानी कि रक्त जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इसमें। तो ब्लड के निर्माण से रिलेटेड भी कुछ चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं कि इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। जब व्यक्ति या जब बच्चा जो है भ्रूण अवस्था में होता है तो इसका निर्माण कहाँ पर होता है। जब जन्म हो जाता है किसी बच्चे का तो जन्म के बाद इसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो अलग अलग चीजें जो है एग्जाम में पूछी जाती हैं। भ्रूण अवस्था में रक्त का निर्माण जो है लिवर में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। जन्म के बाद रक्त की अगर बात करें तो इसका जो निर्माण है वो अस्थि मज्जा यानी कि जो बोन मैरो होती है वहां पर इसका निर्माण होता है। तो अलग अलग समय पर जब भ्रूण अवस्था में होता है कोई तो यकृत में ब्लड का निर्माण होता है। जन्म के बाद ब्लड का जो निर्माण है अस्थि मज्जा में होता है। उसके बाद ये भी देखा जाता है दोस्तों कि जो ब्लड है, जैसे कि ब्लड डोनेट किया जाता है, रक्त दान जिसे हम कहते हैं, तो किया जाता है। उसके बाद रक्त जो है कहाँ पर संचित करके रखा जाता है, या हमारी जो बॉडी होती है वहां पर रक्त जो है कहाँ पर रहता है। तो ब्लड का जो भंडारण है वो कहाँ पर होता है। तो इन बॉडी यानी कि शरीर के अंदर अगर हम बात करें कि शरीर के अंदर रक्त कहाँ पर रहता है, तो एक प्लीहा नामक एक जगह होती है जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं या प्लीहा के नाम से भी उसको जाना जाता है, और अंग्रेजी में इसको स्प्लीन कहते हैं। तो जो स्प्लीन होती है, तिल्ली होती है, प्लीहा होती है, वहां पर जो है हमारा रक्त का भंडारण होता है। इसकी कैपेसिटी होती है जैसे कि 240 ml ब्लड जो है इसके अंदर मैक्सिमम रह सकता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर इसका भंडारण भी होता है। बाकी रक्त जो है शरीर के अंदर परिवहन करता है। उसके बाद अगर देखा जाए कि इन लैब यानी कि लैब के अंदर रक्त को किस प्रकार से भंडारित करके रखते हैं। जैसे ब्लड डोनेट कर दिया आपने तो फिर लैब में किस प्रकार से क्या मिलाकर उसको जो है संचित करके रखते हैं। तो अगर लैब में बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखना पड़ता है। मैक्सिमम 40 डेज के लिए जो है रक्त का भंडारण कर सकते हैं, और इसमें भी ऑक्सीलेट मिलाकर। ये पूछा जाता है कि रक्त का भंडारण करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें जो ऑक्सीलेट जो है वो मिलाया जाता है। उसके बाद ही रक्त को क्या कर सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं। और ये जो है एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको जो है ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि जो रक्त होता है या रक्त परिसंचरण तंत्र होता है उसका कार्य क्या होता है। तो ये क्या करता है दोस्तों कि जितने भी पोषक पदार्थ होते हैं यानी कि जितने भी पौष्टिक पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, वसी अम्ल, विटामिन आदि का अवशोषण करता है। कहाँ से? जैसे कि हमारी आते हैं तो भोजन का पाचन हुआ तो वहां से अवशोषण करता है, और केंद्र से शरीर के विभिन्न अंगों तक परिवहन करने का काम जो है हमारा रक्त परिसंचरण तंत्र या रक्त जो है करता है। उसके अलावा इसका दूसरा कार्य होता है कि जो नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हैं या जो वृज्य पदार्थ हैं, जो विषैले पदार्थ हैं जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि का शरीर के विभिन्न भागों से उत्सर्जी अंगों तक परिवहन करने का काम करता है। जैसे कि हमारी बॉडी में सारे जो ऑर्गन हैं वहां पर जितने भी विषैले पदार्थ होते हैं जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, जिनके बारे में हमने उत्सर्जन तंत्र में भी पढ़ा है, तो उन सभी तत्वों को वहां से सारे ऑर्गन से जो उत्सर्ज्य अंग है जैसे कि किडनी है तो वहां तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है? ब्लड करता है। यह हार्मोन का अंतःस्रावी ग्रंथि से लक्षित अंगों तक भी परिवहन करता है। जैसे कि पीयूष ग्रंथि है, तो पीयूष ग्रंथि के जो हार्मोन है उसको सभी पूरे शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंचाने का काम कौन करता है? तो वो भी ब्लड करता है या रक्त परिसंचरण तंत्र करता है। उसके अलावा यह फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं एवं ऊतकों तक जो है ऑक्सीजन का भी परिवहन करता है। तो ये एक तरह का ट्रांसपोर्टर होता है, परिवहन करने का काम करता है रक्त परिसंचरण तंत्र या जो ब्लड होता है। तो क्या करता है कि जो हमारे फेफड़े होते हैं वहां पर जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जो होती है उसको विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है, और जितने भी ऊतक होते हैं वहां तक पहुंचाने का काम करता है। एक और काम होता है इसको कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेकर ये विभिन्न कोशिकाओं से फेफड़ों तक जाता है। तो ये सारे कार्य जो है हमारे ब्लड के या रक्त परिसंचरण तंत्र के होते हैं। तो ये क्या करता है कि इस प्रकार से वाहिकाओं के मध्य जो है गति करता है, और इसके साथ साथ बहुत सारे पदार्थ जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? गति करते हैं, और उन पदार्थों का ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अब ये ट्रांसपोर्ट होता है कैसे दोस्तों? तो जैसे कि हमने देखा था कि जो इसका केंद्रीय पंप होता है यानी कि एक
पंप होता है जिसे हम हृदय कहते हैं। तो हृदय क्या करता है कि कभी तो रक्त को अपने पास बुलाता है, कभी जो है दूर भेजता है। तो वो क्या करता है कि अशुद्ध रक्त को बुलाता है विभिन्न ऑर्गन से और शुद्ध रक्त को जो है दूर भेजता है, यानी कि सारे ऑर्गन में भेजने का काम करता है। परंतु हृदय केवल पंपिंग कर सकता है, हृदय इनको शुद्ध नहीं करता। रक्त को शुद्ध करने का काम करते हैं फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल लेते हैं वायु कुपिकाओं के माध्यम से और ऑक्सीजन को जो है ऐड कर देते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं। दूसरा, आपने एक और सुना होगा कि किडनी, तो किडनी क्या कार्य करती है? तो दोस्तों किडनी भी कार्य करती है रक्त को साफ करने का, यानी कि रक्त को छानने का काम करती है। तो आज से एग्जाम में पूछा जाए कि कौन सा ऐसा अंग है जो रक्त को साफ करता है, शुद्ध करता है, तो शुद्ध करने का काम फेफड़े करते हैं और छानने का काम कौन करते हैं? किडनी। तो ये दोनों ही एक प्रकार से ब्लड को शुद्ध करने का काम कर रहे हैं। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को हटा देता है, ऑक्सीजन को जोड़ देता है। किडनी क्या करती है कि इसमें जितने भी नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, इन सभी को क्या करते हैं? रक्त से बाहर निकालने का काम करती है किडनी। तो ये दोनों कार्य जो है हृदय के द्वारा ही पॉसिबल है, क्योंकि हृदय ही रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाता है, फेफड़ों से अपने पास बुलाता है, अपने पास से विभिन्न ऑर्गन में भेजता है, विभिन्न ऑर्गन से अपने पास बुलाता है, उसके अलावा किडनी में भेजता है, किडनी से अपने पास बुलाता है। तो ये सारी जो क्रिया होती है हृदय के द्वारा ही जो है पॉसिबल हो सकती हैं। उसके बाद जो ब्लड है वो किसी नलिका के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। जैसे कि अगर बंद परिसंचरण तंत्र की हम बात करें तो कुछ नलियां होती हैं। अब उन नलियों को जो है दो भागों में हम डिवाइड करके पढ़ेंगे कि दो प्रकार की नलियां होती हैं, कौन कौन सी नलियां होती हैं जिनके माध्यम से ब्लड एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो दोस्तों, एक होती है धमनियां और दूसरी होती है शिराएं। तो पहली जो नलियां होती हैं रुधिर नलिकाएं, उनको हम धमनी के नाम से जानते हैं, आर्टरीज के नाम से जानते हैं। तो किस प्रकार से दिखाई देती है बॉडी में? तो हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो ये दो प्रकार की नलियां हमें दिख रही हैं। एक जो नली है वो है रेड और दूसरी नली है वो है ब्लू या ग्रीन, भी इसका रंग जो है कभी कभी दर्शाया जाता है, इनको अलग अलग रखा जाता है। तो हमारा ब्लड, हमारा रक्त जो है जब फेफड़ों से शुद्ध हो जाता है उसके बाद हृदय के पास आता है और हृदय जो है विभिन्न अंगों तक भेजने का काम करता है। तो वो जो रक्त होता है वो कौन सा होता है? शुद्ध रक्त। तो हमारे शरीर का जो शुद्ध रक्त होता है जो फेफड़ों से विभिन्न ऑर्गन तक जाता है या ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो किसके माध्यम से जाता है? तो वो जाता है धमनियों के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से वो सारे ऑर्गन्स में जाता है और हृदय जो है इसको कंडक्ट करता है, सारे ऑर्गन्स तक पहुंचाने का काम करता है। हृदय से जो है एक महाधमनी जुड़ी होती है और इस महाधमनी से विभिन्न छोटी छोटी, यानी कि आगे जाकर ये जो है बढ़ती रहती हैं, विभिन्न ऑर्गन तक ये जो है जाती रहती है, यानी कि ये आगे जाकर खुलती हैं, फैलती है। तो मोटी पेशी या लचीली भित्ति युक्त ये रुधिर नलिकाएं जो रुधिर को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाती है उनको क्या कहते हैं? धमनियां कहते हैं। और ये शरीर में गहराई में स्थित होती हैं तथा इसमें कोई कपाट यानी कि वाल्व जो है नहीं पाया जाता है। इसके अलावा देखा जाए तो फफूंसी धमनी या पल्मोनरी आर्टरीज जो होती हैं उसके अलावा सभी धमनियों में ऑक्सीकृत यानी कि शुद्ध रुधिर जो है प्रवाहित होता है। जंतु की मृत्यु के बाद धमनियां जो है खाली हो जाती है। तो अगर देखा जाए तो एक धमनी जो है अपवाद होती है जिसको पल्मोनरी धमनी कहते हैं। इसमें अशुद्ध रक्त या कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त जो है बहता है। बाकी सभी धमनियां जो है उनमें शुद्ध रक्त बहता है और वो हृदय से विभिन्न अंगों तक रक्त को पहुंचाने का काम करती है। जबकि ये जो धमनी होती है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है ये क्या करती है कि हृदय से फेफड़ों के बीच में होती है, जो हृदय से फेफड़ों तक जो है अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती हैं। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी ऐसी धमनी है जो अशुद्ध रक्त को लेकर जाती है। तो ऐसी धमनी का नाम है पल्मोनरी या फफूंसी धमनी, जो अपवाद होती हैं धमनियों का। उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरी जो रुधिर नलिकाएं होती हैं उनको कहते हैं शिराएं। तो शिराएं जो है बिल्कुल धमनियों के विपरीत होती हैं। तो धमनियों के विपरीत किस प्रकार से? जैसे धमनियां शुद्ध रक्त ले जा रही है तो ये क्या करती हैं? शिराएं की विभिन्न अंगों से हृदय तक जो है क्या ले जाती हैं? शुद्ध रक्त ले जाती हैं। परंतु इसमें भी पल्मोनरी या फफूंसी जो है अपवाद होती हैं और वो क्या करती हैं कि शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। ये सभी अशुद्ध को ले जाती हैं, सभी शिराएं। परंतु पल्मोनरी क्या करती हैं? अशुद्ध रक्त को ले जाती, शुद्ध रक्त को ले जाती हैं। और ये कहां से कहां तक ले जाती हैं? तो जो फेफड़े होते हैं
उनसे हृदय तक जो है शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम पल्मोनरी आर्टरीज वेन्स करती हैं, क्योंकि ये शुद्ध रक्त को, तो पल्मोनरी अपवाद होती हैं और ये फेफड़ों से हृदय के बीच में पाई जाती है। शिरा भी अपवाद होती हैं और धमनी भी क्या होती है, अपवाद होती है। तो ये पतली होती है शिराएं तथा कम लचीली भित्ति वाली रुधिर नलिकाएं होती हैं, जो विभिन्न अंगों से रुधिर को यानी कि रक्त को रुधिर कहते हैं, उसको हृदय से हृदय तक लाने का काम करती हैं। और ये शरीर में अधिक गहराई में नहीं होती, यानी कि ऊपरी भाग में होती हैं। और इसमें रुधिर की विपरीत गति को रोकने के लिए वाल्व भी पाए जाते हैं, जैसे कि रक्त इनमें वापस नहीं चला जाए, इसलिए इनमें क्या होते हैं, वाल्व भी पाए जाते हैं। फफूंदी शिरा के अतिरिक्त सभी शिराओं में अनाक्सीकृत रुधिर यानी कि अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। जंतु की मृत्यु के बाद भी इनमें रक्त रहता है। शिराएं रुधिर को एकत्रित करने का कार्य करती हैं, रक्त को जो है वो क्या करती हैं, एकत्रित करती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये तो नलिकाओं के बारे में हमने बात कर ली कि दो प्रकार की रुधिर वाहिकाएं होती हैं, एक आर्टरीज होती हैं, दूसरी वेन्स होती हैं। तो आर्टरीज क्या करती हैं, शुद्ध रक्त को ले जाती हैं, परंतु पल्मोनरी अपवाद होती है। वेन्स क्या करती हैं, तो वेन्स या शिराएं जो हैं अशुद्ध रक्त को ले जाती हैं सारे ऑर्गन से हृदय के पास, परंतु एक अपवाद होती है, उसको हम पल्मोनरी के नाम से जानते हैं, फफूंदी के नाम से जानते हैं। अब अगर हम बात करें ब्लड की, जैसे कि हमने देखा था कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज जो है विलियम हार्वे ने की है, तो उसके अंदर क्या होता है, रक्त होता है। तो रक्त या खून जो है वो शारीरिक एक तरल द्रव है जो लहू वाहिनी यानी कि जो रक्त वाहिनी है उनके अंदर विभिन्न अंगों में लगातार क्या करता रहता है, बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला एक गाढ़ा होता है और कुछ चिपचिपा लाल रंग का एक द्रव्य होता है और एक जीवित उत्तक होता है, यानी कि एक प्रकार का जीवित टिश्यू होता है। यानी कि रक्त क्या है, तो एक प्रकार का टिश्यू है। कैसा है, तो ये जो है लाइविंग टिश्यू है, जीवित टिश्यू है। और इसमें देखा जाए तो इसमें दो चीजें होती है, यानी कि इसका संगठन अगर हम देखें रक्त का, तो रक्त के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्तकण। इससे मिलकर जो है ब्लड बनता है, रुधिर बनता है। तो इस प्रकार का हमें जो है ब्लड दिखाई देता है, रक्त जो है दिखाई देता है, जो रुधिर वाहिनियों के अंतर्गत क्या करता है, लगातार बहता रहता है। अब इसका जो संगठन है वो अगर हम देखें तो एक होता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा कितना होता है दोस्तों, तो जैसे कि हम देखें कि 100% जो है ब्लड है, जैसे कि 100% ब्लड की मात्रा होती है हमारे बॉडी में 6 से 7 लीटर। एक बॉडी में कितने होती है, 6 से 7 लीटर। या वेट जो होता है, जैसे किसी का वेट अगर 50 किलो है तो वेट का लगभग जो है 7% जो है ब्लड होता है। जितना वेट होता है ना उसका 7% या 7 से 8% जो है ब्लड होता है। और उस ब्लड में क्या क्या होती है, ब्लड में कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो ब्लड जो होता है उसमें 55% जो होता है वो होता है प्लाज्मा। 55% क्या होता है, प्लाज्मा। और 45% जो है रक्त कणिकाएं होती हैं, यानी कि ब्लड सेल्स होती हैं, रक्त कणिकाएं जिनको कहते हैं। जैसे कि कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे कि 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरी होती हैं प्लेटलेट्स। और जैसे कि हम बात करें प्लाज्मा, तो ये एक रंगहीन द्रव्य होता है जिसका कोई रंग नहीं होता और ये ब्लड में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। ये क्या करता है कि हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उसको मजबूत बनाने का काम करता है। उसमें भी हम देखें कि जो प्लाज्मा होता है 55%, इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो इसमें 92% जो है वाटर होता है, यानी कि पानी होता है। 7% इसमें जो है प्रोटीन होते हैं, इसमें 7% जो है लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं। और 1% इसमें जो है प्रोटीन होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बिन प्रोटीन होता है इसमें। और इस प्रकार के प्रोटीन होते हैं जो रक्त का थक्का वगैरह बनाने में सहायक होते हैं। तो ये जो है रंगहीन और चिपचिपा एक द्रव्य होता है जो हमें पानी के जैसा जो है दिखाई देता है। जब कभी चोट लगती है, रगड़ लगती है, तो वहां पर सबसे पहले जो व्हाइट हमें दिखाई देता है, जो पानी के जैसा होता है, जिसका कोई स्पेशल रंग नहीं होता है, वो प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा की कितनी मात्रा होती है दोस्तों, 55%। उसके बाद जो 45% हमारे ब्लड में होती हैं वो होती हैं रक्त कणिकाएं, जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। आरबीसी को लाल रक्त कणिकाएं, डब्ल्यूबीसी को श्वेत रक्त कणिकाओं के नाम से जानते हैं। तो आगे हम इन्हीं के बारे में जो है पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा एक निर्जीव तरल माध्यम है जिसमें रक्त कण तैरते रहते हैं और प्लाज्मा के सहारे ही ये कण सारे शरीर में पहुंचते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा प्लाज्मा के अंदर ही जो ब्लड सेल्स होती हैं,
रक्त कण होते हैं वो घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, और वो प्लाज्मा ही है जो आंतों से शोषित पोषक तत्वों को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाता है और पाचन की क्रिया के बाद बने हानिकारक पदार्थों को उत्सर्जित अंगों तक लेकर जाता है, उन्हें फिर साफ होने का मौका देता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि जिसमें ब्लड सेल्स घुले होते हैं उसी के अंदर जो है पोषक पदार्थ भी घुलकर विभिन्न ऑर्गन तक जाते हैं, और विभिन्न ऑर्गन से कहाँ तक जाते हैं, तो विभिन्न ऑर्गन से वो जो है उत्सर्जित अंगों तक जाते हैं। ये चीज भी अपने को ध्यान रखनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो रक्त कण है जो 45% है उसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं। तो रक्त कण 3 प्रकार के होते हैं, हमने अभी देखा कौन कौन से, आरबीसी लाल रक्त कणिका, दूसरा होता है श्वेत रक्त कणिका यानी कि डब्ल्यूबीसी, और तीसरे होते हैं प्लेटलेट्स। तो ये किस प्रकार से हमें दिखाई देते हैं, तो लाल रक्त कणिकाएं जो है एक गोली जो होती है ना राउंड टेबलेट उसके जैसे हमें दिखाई देते हैं ब्लड के अंदर घुले हुए। श्वेत रक्त कणिका और प्लेटलेट्स जो है हमें इस प्रकार से दिखाई देते हैं, इनका कोई विशेष शेप नहीं होता है, विशेष आकार नहीं होता है और ब्लड में बहुत कम मात्रा में होते हैं। ब्लड का रंग लाल जो होने का कारण होता है वो आरबीसी होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। चलिए समझ में आया होगा आपको। आगे हम देखते हैं कि इस प्रकार से जो है हमें क्या दिखाई देती है, आरबीसी या लाल रक्त कणिका दिखाई देती हैं। तो दोस्तों हम अब देखने वाले हैं आरबीसी किसे कहते हैं, आरबीसी को किसने खोजा, आरबीसी का क्या काम है, कितने दिनों तक रहती हैं, कहाँ बनती हैं, कहाँ मरती हैं, सारी चीजें। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं आरबीसी। तो आरबीसी का एक वैज्ञानिक नाम भी है, ये भी पूछा जा सकता है। आरबीसी का एक वैज्ञानिक नाम भी है, साइंटिफिक नेम, तो इनको जो है एंथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इनको जो है एंथ्रोसाइट्स कहा जाता है। दोस्तों मैं जो आपको बता रहा हूं एग्जाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछने की पूरी संभावना होती है। इन चीज़ों को नोट कर लेना या अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेकर रखना, जिससे कि आने वाली एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिले और फिर आप बता सको कि आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था और मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये ध्यान रखना दोस्तों कि ये यहाँ से क्वेश्चन आपकी एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है। तो इसका वैज्ञानिक नाम हमने देखा कि एंथ्रोसाइट्स। दूसरा आरबीसी जो है दोस्तों उसको किसने खोजा था, तो आरबीसी को खोजने वाला एक तो था मेलफिंगी। किसने खोजा था, मेलफिंगी, और एक स्वार्ट्रम जो है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया था, आरबीसी को खोजा था। ये भी आपको नोट कर लेना, याद रखना है। अब लाल रक्त कणिकाएं क्या करती हैं कि जो श्वसन अंग है यानी कि हमारे फेफड़े, वहां से ऑक्सीजन को क्या करती हैं कि वायु कुपिकाएं आरबीसी के साथ मिला देती है। आरबीसी का जो सबसे मेन फंक्शन होता है या इसके अंदर जो पाया जाता है वो होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर पाया जाता है आयरन, यानी कि जब शरीर में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, हीमोग्लोबिन की मात्रा ज्यादा होती है, तो आरबीसी की मात्रा भी ज्यादा होती है। और आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, HBO2। तो जब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो ये हमारे श्वसन अंग यानी कि फेफड़ों से ये क्या करता है, ऑक्सीजन को लेकर शरीर में पहुंचाने का काम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न अंगों से लेकर श्वसन अंगों तक ले जाने का काम करता है, जिसमें ये ऑक्सीजन का लगभग 90% परिवहन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 7% परिवहन करता है। इनकी कमी से यानी कि अगर आरबीसी की कमी हो जाएगी तो एनीमिया जो रोग होगा, रक्त अल्पता यानी कि रक्त की कमी, वो रोग हो जाता है। और उसके बारे में देखा जाए कि आरबीसी जो है इनकी आयु कितनी होती है, तो इनकी आयु जो है मानी जाती है 120 दिन मैक्सिमम, या 20 से 120 दिन। पहले ऐसा आता था, अब एग्जाम में पूछा जाता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, कितने दिनों तक ये जिंदा रहती हैं, तो 120 दिनों तक ये जिंदा रहती हैं। उसके बाद जब 120 दिन की आरबीसी हो जाती हैं तो इसकी कोशिकाएं जो है तिल्ली में टूटती रहती हैं और इसकी कब्र जो है, आरबीसी की कब्र इसी को कहा जाता है, यानी कि जो तिल्ली होती है या प्लीहा होती है, स्प्लीन होती है, उसको आरबीसी की कब्र भी कहते हैं, क्योंकि आरबीसी की डेड वहीं पर होती है, इसकी मृत्यु जो है वहीं पर होती है, डेथ जो है इसकी वहीं पर होती है, इसलिए प्लीहा को आरबीसी की कब्र भी कहा जाता है। उसके साथ साथ ये बनती कहाँ है, तो इसके साथ साथ अस्थि मज्जा यानी कि जो बोन मैरो है वहां पर आरबीसी का निर्माण भी होता रहता है। दोस्तों आरबीसी के बारे में देखा जाए तो आरबीसी की संख्या कितनी होती, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो 4.5 से 5 मिलियन जो है पर mm इसकी जो है संख्या होती है, प्रति मिलीमीटर में, सॉरी हाँ
प्रति मिलीलीटर ml में 4.5 से 5 मिलियन जो है क्या पाया जाता है, तो आरबीसी जो है पाई जाती है। इनकी संख्या ब्लड में जो है रक्त कणिकाओं में सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा कौन सी रक्त कणिका पाई जाती है, तो यही पाई जाती है, आरबीसी ही पाई जाती है। और इसका रंग कैसा रहता है, लाल, और इसी की वजह से ब्लड का रंग भी कैसा रहता है, लाल रहता है। तो इसका जो कब्र है वो तिल्ली को या प्लीहा को कहा जाता है, और इसका निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में या बोन मैरो में जो है आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी के बाद अगर दोस्तों हम देखें तो दूसरी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं, और तीसरी होती है प्लेटलेट्स। तो दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाओं का भी एक इम्पोर्टेंट रोल होता है कि ये क्या करती हैं कि जो हानिकारक तत्व हैं और बीमारी पैदा करने वाले जो जीवाणु हैं उनसे हमारी शरीर की रक्षा करती हैं, यानी कि एक प्रकार की रोग प्रतिरोधी होती हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है होती है हमारे शरीर को, उसको बढ़ाने का काम करती हैं डब्ल्यूबीसी को जो है ग्रेबिल ने खोजा था। इसके जो खोज करता है वो कौन है, तो ग्रेबिल जो है इसके खोज करता है डब्ल्यूबीसी का। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये कितनी होती है, तो इनकी संख्या बहुत कम होती है, 8,000 से 10,000 जो है प्रति मिलीलीटर इनकी संख्या होती है, यानी कि बहुत कम मात्रा में ये जो है होती हैं। सबसे कम रक्त कणिकाएं कौन सी पाई जाती हैं, तो डब्ल्यूबीसी पाई जाती हैं। इनके आकार की अगर हम बात करें तो इनका कोई विशेष आकार नहीं होता। डब्ल्यूबीसी जो है इनका कोई विशेष आकार नहीं होता है, किसी भी शेप में हो सकती है। उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है। ऐसे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों जो डब्ल्यूबीसी होती हैं इसको जो है ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। इसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं वैज्ञानिक भाषा में, या साइंस की जो भाषा है उसमें डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद देखते हैं दोस्तों प्लेटलेट्स के बारे में। तो प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु भी कहते हैं, और रक्त वाहिनियों की सुरक्षा यानी कि जो जिसके अंदर रक्त बहता है, आर्टरीज, वेन, उनकी सुरक्षा और खून बनाने में ये सहायक होते हैं, और इन्हें हम बिंबाणु कहते हैं। दोस्तों कभी कभी जो होता है बिंबाणु या जो प्लेटलेट्स होते हैं उनकी कमी हो जाती है, यानी कि इनकी मात्रा कितनी रहती है, तो 4.5 से 5 लाख इनकी मात्रा होती है टोटल बॉडी में, 4.5 से 5 लाख। उसके बाद अगर बात करें तो इनकी संख्या अगर 50,000 से कम हो जाती है तो बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे कि रक्त स्त्राव होने लगता है। और इसकी मात्रा कब कम होती है, जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले डेंगू नामक एक रोग फैला था, उसमें प्लेटलेट्स यानी कि बिंबाणु की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो डेंगू, मलेरिया आदि जो बीमारियां होती हैं उस समय प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है और रक्त स्त्राव होने लगता है, जैसे कि मुंह से, नाक से, इनसे जो है रक्त बाहर निकलने लगता है, और इसके कारण जो है मौत भी हो सकती है। तो यह भी एक इम्पोर्टेंट रोल जो है इसका होता है प्लेटलेट्स का। तो प्लेटलेट्स का भी कोई विशेष आकार नहीं होता है, विशेष आकार होता है केवल जो आरबीसी होती है उसका। जीवन काल की अगर हम बात करें दोस्तों तो जो डब्ल्यूबीसी है इसका जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, जबकि जो प्लेटलेट्स होती हैं इसका जीवन काल होता है 1 सप्ताह का। यानी कि प्लेटलेट्स जो है 1 सप्ताह तक जीवित रहती हैं और जो डब्ल्यूबीसी है वो 2 से 4 दिन तक जीवित रहती हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखें तो रक्त परिसंचरण तंत्र के प्रकार कितने होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि 2 प्रकार के होते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र होता है, विलियम हार्वे ने इसकी खोज की थी, और एक बंद परिसंचरण तंत्र होता है, इसकी यानी कि दोनों प्रकार की जो है खोज किसने की थी, विलियम हार्वे ने की थी। ये हम शुरुआत में देख चुके हैं। उसके बाद दोस्तों जो रक्त परिसंचरण तंत्र हमारा होता है उसके कौन कौन से भाग हैं, तो रक्त परिसंचरण तंत्र के 2 भाग होते हैं, एक होता है हार्ट यानी कि हृदय, और दूसरा होता है रुधिर वाहिका, और तीसरा जो भाग होता है वो होती है रुधिर केशिका। तो दोस्तों हम रुधिर वाहिकाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, रुधिर केशिकाओं के बारे में हमने यानी कि ब्लड के बारे में देख लिया है। अब हमें देखना है केवल हार्ट के बारे में यानी कि हृदय के बारे में, कि हमारा हृदय किस प्रकार से कार्य करता है, क्या कार्य करता है, उसके बारे में देखना बाकी है। तो हृदय के बारे में, हार्ट के बारे में अगर हम देखें तो ये केंद्रीय पंप अंग है, यानी कि एक पंप क्या कार्य करता है, किसी यानी कि कोई भी लिक्विड है उसको दूर भेजने का या दूर से पास बुलाने का, तो हृदय दोनों काम करता है कि संपूर्ण शरीर में रक्त का परिसंचरण करने का काम यही करता है। तो जो हृदय होता है ना दोस्तों वो किस प्रकार से दिखाई देता है वो भी हम देखेंगे, उसके कौन कौन से भाग होते हैं वो भी हम देखेंगे, उसके क्या क्या कार्य होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से वाल्व होते हैं, सारी चीजें। तो मनुष्य का जो हृदय होता है दोस्तों वो मांसल यानी कि मस्कुलर ऑर्गन होता है, इसमें कोई भी हड्डी नहीं होती है, शंकु के आकार का यानी कि कोनिकल अंग है,
और पसलियों के नीचे और फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। तो इसकी लोकेशंस क्या होती हैं कि जो फेफड़े होते हैं उन दोनों के बीच में, परंतु बाईं ओर जो है शरीर में होता है, इसलिए बायां फेफड़ा दाएं फेफड़े से थोड़ा छोटा होता है। इसका आकार शंकु के आकार का रहता है। मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, एक दायां और एक बायां आलिंद रहता है, और एक दायां और एक बायां निलय रहता है। यानी कि इसके क्या होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं। 4 कोष्ठी हृदय जो है लगभग सभी स्तनधारियों में पाया जाता है। पक्षियों में भी 4 कोष्ठी हृदय पाया जाता है, परंतु जो उभयचर होते हैं उसमें 3 कोष्ठी हृदय पाया जाता है। इसके प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। उसके अलावा शरीर के सभी भाग यानी कि फेफड़ों को छोड़कर हृदय में जाने वाली धमनियां महाधमनी चाप से निकलती है। दाएं आलिंद में 2 अग्र महाशिराएं तथा एक पश्च महाशिरा खुलती हैं, जो शरीर के सभी भागों में अशुद्ध रुधिर दाएं आलिंद में लाती है। यानी कि जो आर्टरीज होती हैं वो क्या करती हैं, और जो वेंस होती हैं वो क्या करती हैं, तो एक महाधमनी होती हैं और एक महाशिरा होती है, जिसके बारे में अभी हम देखने वाले हैं। तो महाशिरा क्या करती हैं, तो महाशिरा क्या करती हैं कि शरीर के सभी अंगों से जो शिराएं आती हैं उसका रक्त अपने अंदर लेती हैं, और वो जो है निलय में खुलती है। यानी कि निलय क्या करता है कि सारे रक्त को अपने पास बुलाने का कार्य करता है हृदय के पास। आलिंद क्या करता है, तो आलिंद सारे रक्त को सारे अंग में पहुंचाने के लिए पहले उसे महाधमनी में भेजता है, और महाधमनी क्या करती है, सारे अंग में उसको वितरित कर देती है। तो इस प्रकार से हमारा हृदय दिखाई देता है, जिसमें एक होता है आलिंद, एक होता है निलय। तो निलय में भी 2 कोष्ठक होते हैं और आलिंद में भी 2 कोष्ठक होते हैं। दायां आलिंद, दायां निलय, बाहें निलय और दायां आलिंद। इस प्रकार से 4 कोष्ठक जो है हृदय में होते हैं। दोस्तों हृदय क्या करता है कि इसमें 4 वाल्व होते हैं। 2 वाल्व जो हैं फेफड़ों की तरफ जाते हैं, यानी कि 2 नलियां फेफड़ों की तरफ जाती हैं, और बाकी 2 नलियां एक महाधमनी से और एक महाशिरा से जुड़ी होती हैं। तो किस प्रकार से जुड़ी होती हैं उसके बारे में हम देखते हैं कि क्रियाविधि क्या करता है। तो हृदय के कार्य करने की 2 अवस्था होती हैं। प्रथम अवस्था में सिस्टोल यानी कि प्रकुंचन होता है, यानी कि सिस्टोल जब होता है तो उसमें निलय जो है सिकुड़ते हैं और उनमें भरे रुधिर को महाधमनी में पंप करते हैं। यानी कि जैसे कि ये हमारा हृदय है, तो किस प्रकार से, तो ये हृदय जो है ये वाला पार्ट जब सिकुड़ेगा तो ये निलय क्या करेंगे कि रक्त जो इसमें भरा होगा इसको महाधमनी में ले जाएंगे। द्वितीय अवस्था में अनुशीतलन होगा, यानी कि डायस्टोल की क्रिया होगी, और जिसमें निलय फैलते हैं और आलिंद से रुधिर जो है वो प्राप्त करते हैं। यानी कि निलय खुल जाते हैं और जो आलिंद होते हैं उससे रुधिर जो है उनके पास में आता है। ठीक है, और फिर एक प्रकुंचन तथा एक अनुशीलन यानी कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल से मिलकर हृदय की धड़कन बनती है, और ये धड़कन का निर्माण करते हैं, जिसे हार्ट बीट कहते हैं। सामान्य मनुष्य में देखा जाए तो विश्राम की अवस्था में औसतन 1 मिनट में 72 बार हृदय धड़कता है, परंतु जब कड़ी मेहनत करता है या व्यायाम करता है तो धड़कन बढ़कर 1 मिनट में 180 बार हो जाती है। और हृदय की एक धड़कन में लगभग 70 मिलीमीटर रुधिर जो है हार्ट क्या करता है, पंप करता है। अब देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशंस करेंगे कि अगर 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है तो एक बार धड़कने में कितना टाइम लेगा, तो 0.8 सेकेंड का टाइम लेगा। जब हृदय एक बार धड़कता है यानी कि एक डायस्टोल और एक सिस्टोल की क्रिया होती है तो 70 ml रक्त जो है पंप करता है। यानी कि 1 मिनट में रक्त कितना ब्लड पंप करेगा, तो 1 मिनट में 4 से 5 लीटर रक्त जो है क्या करता है, पंप करता है। ये हमारे हृदय का काम होता है। इतना बुलाता है, इतना वापस भेजता है, इतना बुलाता है, इतना वापस भेजता है। फेफड़े इस बीच में क्या करते रहते हैं, रक्त को साफ करने की यानी कि उसको शुद्ध करने की क्रिया जो है करते रहते हैं। उसके बाद रेगुलेशन होता है, यानी कि हृदय की धड़कन जो है एक स्वचालित क्रिया होती है, जिसमें शिरा आलिंद नोड यानी कि SN नोड जो होता है वो लगा होता है और वहां से प्रारंभ होती है। यह क्रिया पश्च मस्तिष्क यानी कि पीछे का जो भाग होता है मेडुला ऑब्लिगेटा, उसमें एक नियंत्रण कक्ष उपस्थित होता है और इस केंद्र को कार्डियो केंद्र कहते हैं। इसमें हार्मोन्स में थायरोक्सिन, एड्रेनालिन स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को जो है नियंत्रित करने का काम करते हैं, और हृदय जो है नियंत्रण क्या करता रहता है, धड़कता रहता है। जिस दिन हृदय ने धड़कना बंद कर दिया उस दिन आप लोग और हम लोग जो है नहीं रहेंगे, जिसका भी हृदय बंद हो जाएगा वो चला जाएगा। तो हमने देखा कि हृदय किस प्रकार से कार्य करता है। तो हृदय इस प्रकार से धड़कता है, कुछ नलियां होती है जहां से रक्त को प्राप्त करता है और जब सिकुड़ता है तो नलियों में रक्त को प्रवाहित करता है। यहाँ पर 4 जो है वाल्व लगे रहते हैं और SN नोड जो होता है इसकी वजह से हृदय जो है धड़कता है।
उसके बाद देखा जाए ए से नोड होता है, सॉरी ए से नहीं होता है, ए से नोड होता है जिसकी वजह से हृदय जो है धड़कता है। अगर ए से नोड काम नहीं करे तो इसकी जगह जो है पेसमेकर का भी प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का कृत्रिम आर्टिफिशियल ए से नोड होता है जिसमें एक लिथियम की बैटरी लगी होती है और जो हृदय को धड़कने के लिए प्रेरित करती है। लगभग 5 साल तक ये काम करता है, 5 वर्ष तक हृदय को धड़काने का काम करता है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आज जो हमने रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश की, कि आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, पीएससी अड्डा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और अभी तक आपने हमारा ऐप यानी कि पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी करें, पीएससी अड्डा का ऐप डाउनलोड करें। वहां पर मिलेगी आपको सारी एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारियां, सारे वीडियो कोर्सेज, सारी टेस्ट सीरीज। तो आज का वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वालिटी मीन्स पीएससी अड्डा।